नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स टूल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हैप्पी होली सभी को। हमारी तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो और सबकी होली बहुत ही अच्छी और मंगलमयी रही होगी। आज मैं आप लोगों के सामने अपने इस चैनल के अंदर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेंगे। आने वाले जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कक्षा 10 का एग्ज़ाम है, क्योंकि अमूमन इन्हीं 10th स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस के अंदर। तो जैसे भी समय मिलता है हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ साइकोलॉजी से संबंधित कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते आ रहे हैं और आपको उनका ज़रूर फ़ायदा भी हुआ होगा। जैसे समय मिलेगा तो कुछ अन्य वीडियो भी हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। चलिए हम बात करते हैं आज अपने कुछ ऐसे प्रश्न की। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हो और आपको समय समय पर कुछ न कुछ जानकारी, कुछ न कुछ मतलब अपने सब्जेक्ट से संबंधित आपको जो पॉइंट्स हैं, कुछ मैटर है, वो उपलब्ध हो रहा होगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके लिए जितना भी हो हम जो भी अच्छे से अच्छा कोई पर्सन हो, मैटर हो, वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ पर एक प्रकार से छोटा सा टेस्ट मान लो या अच्छे प्रश्न मान लो, इनके जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आपको इनके जवाब आते हैं, तकरीबन 14 या 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं, तो अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो आप बगैर देखे इनके क्वेश्चन इनके जवाब लिखिए। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप उनको इन प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले जैसे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद थोड़ा सा हल्का सा ये इसमें PDF मैंने उठाया है यहाँ से, तो थोड़ा सा हो सकता है ये कम क्लियर हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए जब बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है। ठीक है, नारू रोग जो है उसका रोगजनक क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसमें आपको सामने ऑप्शन रखे गए हैं, जीवाणु, कृमि, विषाणु या प्रोटोजोआ। जैसे अभी रीट वाले जो सिलेबस अपने पढ़ रहे हैं, रीट का सिलेबस अगर आपने पढ़ा है, कई कैंडिडेट रीट साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें इस प्रकार का पॉइंट्स है भी, जिसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये जो मतलब इस प्रकार के जितने भी पॉइंट्स हैं, इनमें इनसे संबंधित रोग आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें से कुछ ट्रिक्स भी मिलती हैं। अगर हो सके तो मैं आपको ट्रिक्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन सा रोग जीवाणु से संबंधित है, कौन सा रोग विषाणु से संबंधित है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक है, सवाल जैसे हम बोलते हैं, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं रीट के अंदर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आया होगा, नारू रोग का रोगजनक क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है कृमि। ठीक है, नारू रोग जो है वो कृमि रोग अपने इसमें मानेंगे। ठीक है, कृमि जिसे हम बोल सकते हैं, किताब के अंदर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नारू रोग का रोगजनक क्या बोलेंगे, अपने कृमि बोलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये दूसरा प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80, 100 से 60 और 140 से 100 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रक्तचाप जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली ब्लड प्रेशर से भी बोल सकते हैं, जिसे अपने आम बोलचाल शब्द में BP बोलते हैं। ठीक है, भी ऐसे पता लगाया जाता है कि BP हाई है, लो, ऐसे डॉक्टर लोग जब कई बार जांच करवाने जाते हैं तो बोलते हैं आप लोगों को। तो सामान्य रक्तचाप क्या होना चाहिए हमारे शरीर का, उसका सही आंसर जो रहने वाला है वो होगा हाईएस्ट 120 और कम से कम यानी लोवेस्ट जो वैल्यू है वो 80 रहनी चाहिए। तो ये हमारे शरीर का सामान्य BP, कर्म कह दो, या हाईएस्ट BP 180 और लो
जो है वो 80 रहनी चाहिए। ये अपने किताब के अनुसार अपने ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको याद रखनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना ये है कि तंबाकू किस कुल का पादप है, ठीक है। यानी तंबाकू जो इनमें से आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से किस कुल का पादप है, इसमें आपको बताना है। ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जिसमें जो पहला ऑप्शन मैंने इसमें रखा गया है वो ये रखा गया है तंबाकू के लिए कि जैसे पहला ऑप्शन ये रखा है मालवेसी है, जो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा मालवेसी, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है लिलिएसी, और तीसरा लिखा हुआ है सोलेनेसी, और चौथा लिखा हुआ है फेबेसी, ठीक है। इनमें से किस प्रकार का तंबाकू है वो पादप है, किस कुल का पादप है। तो पहला ऑप्शन क्या है मालवेसी, दूसरा ऑप्शन है लिलिएसी, तीसरा सोलेनेसी और चौथा फेबेसी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप ज़रूर इसका जवाब दीजिए, बल्कि मेरे को तो इसका जवाब देना है, मैं इसका जवाब देता हूँ दोस्तों। इसका सही जवाब रहने वाला है आपके लिए, जो तंबाकू है वो सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी कुल का पादप माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तंबाकू जो है वो सोलेनेसी कुल का पादप माना जाता है। आते हैं प्रश्न ऐसे कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर भी, और जैसे 10th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी इस बार जैसे मैंने बच्चों के लिए कुछ पैटर्न डाला था, तो इस बार कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनमें से भी इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। मदिरा का मुख्य घटक क्या है, यानी जो तंबाकू, मदिरा, अफीम वगैरह ये जो हम पढ़ते हैं, मदिरा इसमें इनमें आपको नाम सुना होगा आपने, मदिरा जो है उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है मदिरा के अंदर। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे हुए इसमें, जैसे C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, C6H12O6। वैसे आप लोग इसमें, तो इसमें से मदिरा जिसे हम शराब बोलते हैं, तो शराब के लिए जो सूत्र रहने वाला है अमूमन पढ़ा भी होगा आपने, C2H5OH, जिसको आप लोग एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, एल्कोहल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, C2H5OH ये शराब का सूत्र होता है, ठीक है। और मदिरा काफ़ी हानिकारक ये शराब होती है, और मतलब ये शराब का सूत्र है जो आपको याद रखना है, C2H5OH, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 परमाणु है ना, तो ये हानिकारक मानी जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, देखो रोग से संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग पूछा गया, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसमें रखा हुआ है पहला रखा हुआ ऑप्शन इसमें रतौंधी, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है रिकेटस, तीसरा ऑप्शन है बांझपन, चौथा ऑप्शन है घेंगा, ठीक है। इनमें से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन से संबंधित होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए अमूमन सामान्यतः नमक का सेवन करते हैं, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन, छठा प्रश्न है, B1 की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं इसमें से क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है B1 की कमी से होने वाले रोग के अंदर। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया इसमें क्वासी-ओरकर, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन बेरी-बेरी, और चौथा ऑप्शन फिर से घेंगा दिया गया इसमें। तो विटामिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, देखो अमूमन इसको हम याद भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, साधारण सा है B1, विटामिन B1, तो इसको आप बेरी बेरी, बी से बी, बेरी बेरी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई मतलब ट्रिक आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो B1 विटामिन की कमी से होता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है।
हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, तांबा, सोना, लोहा और चांदी सभी धातुएं आपको पता है, तांबा धातु है, सोना है, लोहा है, चांदी। तो इनमें से हीमोग्लोबिन का जो घटक है वो कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो घटक होता है वो होता है लोहा। क्या होता है? लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन घटक माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोहा जो ऑप्शन है वो आपका सही होने वाला है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से मैं इसमें अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे सीधे भी इसमें डाल दिए गए हैं, तो वैसे मैंने क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए, तो शायद आप लोगों के समझ में आ जाएंगे कहीं ना कहीं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा इनमें से। अगर 1% भी आता है तो हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है वो सफल मानेंगे हम, कि 1% भी, क्योंकि काफ़ी महत्व रखता है 1%, एक अंक भी बहुत महत्व रखता है। तो अपनी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा पर्सन इसमें से अटैम्प्ट हो वो आप लोगों के लिए रखे जाएं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। चलिए, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम अगर आपको याद है, हालांकि आपको ऑप्शन मिलेंगे तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग वैसे याद रखना इसको। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर। पेपेवर, मैं लिखता हूँ एक बार इसको, ठीक है। पेपेवर, पेपेवर, ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इसका अफीम जो अपने बोलते हैं, अफीम का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम जो है वो अफीम का वैज्ञानिक नाम हम बोल सकते हैं। समझ जाओगे मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। थोड़ा सा इन पे ध्यान देना। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। तो देखो, रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको हम, वैसे तो अमूमन इसको हम रक्तचाप मापी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? कि रक्तचाप मापी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि साधारण रूप से पता चल रहा है कि रक्तचाप को मापने वाला। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको वैसे नाम दिया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना, रक्तचाप मापी के लिए जो उपकरण आता है उसको कहते हैं साइग्नो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फाइग्नो मैनोमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूँ इसमें, स्फाइग्नो, ठीक है, और मैनोमीटर, रक्तचाप मापी जिसे हम बोलते हैं, स्फाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। ये रक्तचाप मापी कहा जाता है। तो इसमें आप याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि जो रक्तचाप मापी होता है जिसमें हम बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अपने बीपी से संबंधित 1% मैंने पहले भी बता दिया है। अगर आपको पता है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120/80 बताया था मैंने। लेकिन ये मापा किससे जाता है? जो बीपी मापने के लिए आपने देखा होगा एक छोटा सा उपकरण रखते हैं डॉक्टर, तो उससे वो अमूमन जो रक्तचाप होता है, बीपी होती है, वो मापते हैं। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्फाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। रक्तचाप मापी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जवाब इसका होना चाहिए कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व है पाया जाता है। सबको पता है, और अमूमन हम इन चीज़ों के बारे में कई बार जैसे टीवी वगैरह में ऐड आते हैं, आजकल तो काफ़ी आते हैं ऐड, ठीक है। तो तंबाकू जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, आप सबको पता है। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो हमने इसके संबंध में एक वीडियो भी बनाया है, जो कि कक्षा 10 से, उसमें हमने सोर्स उठाए हैं जितने भी तंबाकू से संबंधित जो पॉइंट है उनमें, कक्षा 10 से संबंधित जो 10 में जितने भी पॉइंट हैं उनमें से
कुछ मैटर लिया था, तो उसमें से काफ़ी आपने पसंद किया वो वीडियो, उसके लिए आपको धन्यवाद। उसमें अपने को तंबाकू से होने वाली जितनी भी हानियाँ हैं, हानिकारक तत्व हैं, जितने भी सारे मतलब जो भी संबंधित बातें हैं वो सारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो तंबाकू और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। चलिए अभी हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो सबको पता है कि तंबाकू में जो तत्व पाया जाता है वो होता है निकोटीन। कौन सा होता है? हाँ, निकोटीन तत्व होता है। निकोटीन जो तत्व होता है वो हानिकारक तत्व है, तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन के बारे में आप सबको पता है कि निकोटीन तंबाकू में सबसे हानिकारक, यानी तंबाकू में जो हानिकारक चीज़ है वो निकोटीन ही है, बस इतना याद रखो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, फिर एक क्वेश्चन में ऑप्शन आ गए हैं, वैसे आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से। आप ये मत सोचना कि कुछ पर्सन में ऑप्शन है कुछ में ये, लेकिन आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस पादप के फल के लैक्टस में मॉर्फिन पाया जाता है, ठीक है। किस पादप के लैक्टस में, फल के लैक्टस में, कोई ऐसा पादप जिसका फल जिसे हम बोलें, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग इस प्रश्न के ऊपर। किस पादप के लैक्टस में मॉर्फिन पाया जाता है? तो इसमें मैंने ऑप्शन दिया है तंबाकू, नीम, अफीम, और अगला ऑप्शन है ये भांग, ठीक है। भांग जो आपने नाम सुना होगा भांग का, तो इसमें जो सही ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो होगा अफीम, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पादप के फल के लैक्टस में मॉर्फिन पाया जाता है? अफीम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्षमा चाहूँगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि LSD का पूरा नाम बताइए, ठीक है। अभी ये लिखने वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अभी इस जो भी ये ऑनलाइन क्लासें अपने लेते हैं तो इनमें थोड़ा सा अपना हाथ क्लियर साफ़ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी राइटिंग पर आप थोड़ा ध्यान मत देना। बाकी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, उसको आप समझ लेना, ठीक है। LSD का पूरा नाम ध्यान रखना। एक तो अपने ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इनमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, LSD का पूरा नाम बताओ। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? LSD का मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम होगा लाइसर्जिक लाइसर्जिक, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाई, ठीक है। एसिड डाई एथाइल एमाइड, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हाथ इस पे पूर्णतः इस पे अभ्यास नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा राइटिंग में इसमें प्रयत्न कर रहा हूँ इसको सही लिखने की, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। क्या नाम लिखा है इसमें? लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, ठीक है। कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी ध्यान रखना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, शायद इस प्रश्न का उत्तर आपने पहले से दे दिया होगा। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और भी ऑप्शन आ सकता है इनमें से, तो लेकिन इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जो अपने डेंटिस्ट होते हैं वो जैसे दांतों की जो भी इलाज किए जाते हैं, दांतों में जितने प्रकार के रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए अमूमन यही बताते हैं कि कैल्शियम की कमी या फास्फोरस वगैरह की कमी की वजह से ये चीज़ें मतलब अपने दांतों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ जैसे हाथ पैर के जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उनमें भी इस प्रकार की कमियां जो है वो इनकी कमियों की वजह से कुछ रोग देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन से संबंधित 2 प्रश्न मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विटामिन B1 की कमी से, देखो मैंने याद रखने की ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। B1 की कमी से कौन सी ट्रिक बताई थी? B1 की कमी से बताई थी बेरी, याद आ रहा है क्या थोड़ा सा? ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी कुछ ट्रिक से, हालांकि मैं खुद इसके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जैसे भी मेरे को मैटर मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बनाकर उनमें से
आप लोगों को जितने भी रोग से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इनको पढ़ने में। कि विटामिन सी की कमी से, देखो सी से याद रख लेना सकरवी, सी से क्या याद रखोगे, सकरवी, याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सी से क्या याद रखोगे, सकरवी। तो सकरवी नाम जहाँ मिल जाए वो विटामिन सी से संबंधित रोग होगा। बेरी बेरी का नाम दिया हुआ इसमें, तो बेरी बेरी जो है वो B1 की कमी से होता है, याद रखना, ठीक है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। उसके बाद में सकरवी आप याद रख लोगे, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं इनके मैंने 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा आप जितना हम आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिख रहे हैं, जितने पर्सन दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका पूरा पूरा फ़ायदा होगा। खास करके रीट की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। अभी हालांकि बहुत सारी जगह पर मतलब इस प्रकार के प्रश्नों के टेस्ट भी चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी चलते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हम भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और क्षमा चाहेंगे क्योंकि कंटिन्यू हम आपसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि थोड़ी सी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत इच्छुक थे, और आपने हमारा पूरा सहयोग किया और अभी आप सहयोग कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे लगातार, जिससे आपको निश्चित ही कुछ न कुछ जानकारी, कुछ अच्छे से पर्सन, अच्छे से टॉपिक है वो आप लोगों को इनमें से फ़ायदेमंद रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो रीट वाले अभ्यर्थी इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, और बाकी कक्षा 10 वाले बच्चे हैं जिनका विज्ञान का पेपर होता है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए आगे भी ऐसे वीडियो में हम मिलते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे लगातार। जैसे समय मिलता रहेगा, समय मिलेगा, हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।